साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल RM स्टडी 24/7 में। तो साथियों, विश्व का भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं और उसी के क्रम में आज हमारा दूसरा टॉपिक है जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो आप सभी साथी चैनल पर जुड़ें और सौर मंडल से संबंधित बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। तो आप सभी वीडियो को अंत तक देखें। हो सकता है वीडियो बड़ा हो जाए क्योंकि काफ़ी सारे प्रश्न इस टॉपिक में दिए गए हैं जो सौर मंडल से संबंधित हैं। और बेसिकली अगर देखा जाए तो हमें और आप सभी को सौर मंडल के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। फ़िलहाल जो लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, उनके लिए तो ये वीडियो महत्वपूर्ण है ही। बाकी जो भी लोग हैं तैयारी कर रहे हो अथवा ना कर रहे हो, आप लोग अगर पढ़े लिखे हैं, पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए हैं, तो आपको सौर मंडल की जानकारी होना ज़रूरी है। तो चलिए इसी के क्रम में आज हम सौर मंडल से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो सभी साथी, जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पर हम लोग हासिल करेंगे। तो चलिए देखिए, प्रश्नों से ही सारी चीज़ें समझेंगी। तो पहला प्रश्न हमारा है सौरमंडल का कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। तो साथियों यहाँ से हमारा क्लियर हो जाता है क्या, ग्रह क्या होते हैं। तो यहाँ से समझ में आ गया ना ग्रह क्या है, कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो भी खगोलीय पिंड हैं वो कहलाते हैं ग्रह। इसके बाद आता है आपका उपग्रह। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं, उपग्रह। बात समझ में आ गई। सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं जो भी खगोलीय पिंड, उनको ग्रह कहते हैं, और जो ग्रह के चक्कर लगाते हैं उनको हम उपग्रह कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है आपका ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो आपको पता है केपलर ने, जो कि हम लोग इस चीज़ को साइंस में भी पढ़ चुके हैं। तो ग्रहों से संबंधी जो गति के नियम हैं उनका प्रतिपादन किया था केपलर ने। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका जो स्क्रीन पर दिख रहा है कि आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है, वो आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर अवरोही क्रम की बात हो रही है, और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम मतलब पहले सबसे बड़ा आएगा, इसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, इस तरीके से क्रम चलता रहेगा। ये होता है हमारा अवरोही क्रम। तो यहाँ आकार के अनुसार देखना है सौरमंडल के ग्रहों का जो क्रम है अवरोही। तो सबसे पहले कौन सा बड़ा है, सबसे बड़ा ग्रह, चूँकि हमारे 8 ग्रह रह गए हैं अभी, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि है ना, अरुण और वरुण, ये आपको दिए गए हैं, लेकिन वो हमने आपको क्रम से बता दिए। अब यहाँ पर आकार के अनुसार आपको देखने हैं। तो अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम। तो इसका मतलब है सबसे पहले आएगा सबसे बड़ा ग्रह, और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो है बृहस्पति। बृहस्पति से छोटा है शनि, शनि से छोटा अरुण, अरुण से छोटा वरुण, वरुण से छोटा पृथ्वी, पृथ्वी से छोटा शुक्र, और शुक्र से छोटा है मंगल, और सबसे छोटा बुध। बात यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होगी। ये है इसका अवरोही क्रम। और अगर इसके अपोजिट अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका आरोही क्रम क्या है, तो इसको जस्ट हम उल्टा कर देंगे। तो यहाँ से शुरू करेंगे, बढ़ता हुआ क्रम होता है आरोही क्रम, अवरोही घटता हुआ, तो आरोही आपका बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे बुध, ठीक है, यहाँ से तो बुध, इसके बाद मंगल, फिर उससे बड़ा शुक्र, शुक्र से बड़ा पृथ्वी, पृथ्वी से बड़ा वरुण, वरुण से बड़ा अरुण, अरुण से बड़ा शनि, और सबसे बड़ा बृहस्पति। ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न कह रहा है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग
तो क्या होता है, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। ये थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर प्रश्न के अनुसार दी गई। और अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। तो 88 तारामंडल हैं अंतरिक्ष में कुल। इसके बाद ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है, तो ये अभिनव तारा, इसको कहते हैं विस्फोटी तारा। इसके बाद है आपका सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो साथियों याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सौर प्रणाली की जो खोज की थी वो कोपरनिकस ने की थी। अगला प्रश्न है, नार्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो साथियों नार्वे में आधी रात को सूर्य दिखाई देता है 21 जून को। और अगला है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं। तो एक ग्रह की जो अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी है उसे अपसौर कहते हैं। और एक प्रश्न और है, एक ग्रह की अपने कक्ष से एक ग्रह अपनी कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। तो ये उपसौर हो जाएगा। एक आपको अपसौर समझना है, दूसरा उपसौर समझना है, ठीक है। इसके बाद आता है, किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो पृथ्वी तथा सूर्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। अगला प्रश्न है, मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। तो मध्यरात्रि का सूर्य जो है आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो साथियों इसका जो मिश्रण है वो 71% है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है सौरमंडल से संबंधित। तो आप सभी प्रश्नों को इस वीडियो में कोशिश करें हम सभी प्रश्नों को कर लें। काफ़ी बड़ा वीडियो हो सकता है और ज़्यादा बड़ा होगा तो हम लोग 2 पार्ट में इसे डिवाइड कर देंगे। फिलहाल प्रश्नों को देखते हैं। चलिए, इसमें पूछा गया कि सूर्य क्या है। तो साथियों याद रखना, सूर्य एक तारा है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। तो देखिए, सौर पृष्ठ का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखना। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है। तो साथियों सबसे दूर है वरुण। कैसे, अगर हम क्रम से देखें तो देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो लास्ट में क्या आया, वरुण। तो समझ लीजिए सबसे दूर कौन सा हुआ, वरुण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सूर्य का प्रकाश, एक सेकेंड, हाँ, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है। तो साथियों 8 मिनट 30 सेकंड लेता है सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में। नॉर्मली कहीं कहीं 500 सेकंड भी देखने को मिलता है, लगभग इतना ही होता है। चलिए अगला है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है। चलिए, तो कौन सा है, बुध। चूँकि हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं ना, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ठीक है। ये क्रम आपको अगर याद है तो यहाँ से आप आसानी से बता सकते हैं। और अगला है, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है। तो ये आपको याद रखना है, बुध। बुध एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है। अगला प्रश्न, 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं वे कौन से हैं। तो साथियों ये वह 2 ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। कौन कौन से, बुध और शुक्र। तो बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो ये है बुध, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। न्यूनतम 88 दिनों में जो है ये जो है सूर्य का चक्कर लगाता है। अगला प्रश्न है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह। तो ये बुध, ठीक है, वही बात हो रही है बार बार। चलिए अगला प्रश्न है,
सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो ये आपका शुक्र, जो कि लगभग पृथ्वी के जितना बड़ा है, और शुक्र ग्रह को वीनस के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो ये आपका शुक्र ग्रह है। ठीक है, शुक्र ग्रह के बारे में बहुत सारी जानकारी इसमें जो है दी गई है, तो वो भी सारी जानकारी यहाँ पर देखते हैं। और अगला जो है, किस ग्रह को सांझ का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? तो ये भी शुक्र को कहा जाता है। इसके बाद सबसे चमकीला ग्रह अगर कहा जाए तो सबसे चमकीला ग्रह भी कौन सा है? शुक्र है। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? तो ये बुध और शुक्र हैं। अगला है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो शुक्र की। अगला है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये भी शुक्र ग्रह है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित कौन सा ग्रह है? तो शुक्र है। फिर से क्रम एक बार देख लेते हैं, बुध शुक्र पृथ्वी है ना, मंगल बृहस्पति शनि, इस तरीके से ना, अरुण वरुण। तो शुक्र आपका पृथ्वी से सबसे निकटतम दूरी पर स्थित है। और अगला है, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो ये भी शुक्र को, भोर का तारा या सांझ का तारा कैसे भी कह सकते हैं, तो ये आपका शुक्र हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है, ग्रहों में किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो ये भी आपका शुक्र हो जाएगा। तो शुक्र से संबंधित कितनी सारी जानकारी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। अगला, सुपरनोवा। सुपरनोवा क्या है? तो काफ़ी अच्छी जानकारी। सुपरनोवा विस्फोटी तारा है। ठीक है, अगला है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? तो उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने। और अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की? तो दक्षिणी ध्रुव की खोज एंडरसन ने की थी, एंडरसन। ठीक है, और अगला है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड हैं? तो ये आपका चंद्रमा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो साथियों, ये हो जाएगी आपकी लद्वक्ष गोलाभसी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो ये 1 डिग्री प्रतिदिन के हिसाब से जो है चक्कर लगाती है। एक बार प्रश्न अच्छा है, रिपीट करते हैं। पृथ्वी सूर्य के परितः, ठीक है, पृथ्वी जो है सूर्य के परितः यानी सूर्य का बाहरी चक्कर लगाती है अपनी कक्षा में लगभग 1 डिग्री प्रतिदिन की गति से। ठीक है, यानी एक दिन में 1 डिग्री घूमती है। अगला, पृथ्वी के भ्रमण की गति, तो ये हो गई 27 किलोमीटर प्रति मिनट। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग ये हो जाएगा 12,800 किलोमीटर। और अगला है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो अपसौर और उपसौर हम लोग ऊपर देख चुके हैं, तो एक बार देख लेना फिर से। तो ये आपका हो जाएगा जनवरी, इसका आंसर। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तो ये इसका कारण हो सकता है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इस वजह से जो है तारे पूर्व से पश्चिम में ज़्यादा दिखते हैं। अगला प्रश्न, इसमें कहा गया है किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, यानी नीला ग्रह। ठीक है, तो नीला ग्रह पृथ्वी को ही कहा जाता है। और अगला है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, तो ये 4 जुलाई को। और अगला है, दिन व रात होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। ठीक है, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है, इसी वजह से दिन और रात होते हैं। तो साथियों याद रखना, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। दिन रात होने का कारण क्या है? कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णन कर रही है वही कारण है दिन रात होने का। और अगला है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो साथियों 149.6 मिलियन किलोमीटर। अब बढ़ते हैं आगे। तो साथियों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, चलिए 15 मिनट एक प्रश्न और ले लेते हैं। इसके बाद का जो है ना, जो भी प्रश्न है वो दूसरे पार्ट में हम लोग कवर करेंगे।
फिलहाल एक प्रश्न और ले लेते हैं। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? तो चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने प्रश्नों को किया। अब इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे जो हम पढ़ चुके हैं, उससे संबंधित हो सकते हैं या इस चैप्टर से रिलेटेड हो सकते हैं। तो इनको हम करेंगे अगले पार्ट में, ठीक है। तो इस टॉपिक को बड़ा होने के कारण हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट हम लोगों ने आज पढ़ लिया और एक पार्ट इसका जो दूसरा पार्ट है उसे हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। तो आप सभी चैनल से जुड़ें और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।